मेरे साथ मौजूद है योग गुरु, आयुर्वेद के गुरु और अब बिजनेस के भी गुरु, यानी बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी, आपका अभिनंदन है। आपको हम योग गुरु बुलाते हैं, अब आपको लगता है कि बिजनेस गुरु भी बुलाना पड़ेगा। आप एफपीओ लेके आ रहे हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मतलब पूरी तरह से बाबा कॉर्पोरेट हो गए हैं आप। हाँ, ये जरूरत है, ये युग धर्म है इस समय का जी। हमने पहले योग धर्म को राष्ट्र धर्म बनाया, उसको युग धर्म बनाया, उसको विश्व धर्म बनाया, और योग करना कराना हम सबका परम धर्म सनातन धर्म। इस समय का वो युग धर्म इस रूप में कि उसके बिना लोगों की जिंदगी के नैया पार हो नहीं सकती। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, अलग अलग प्रकार के जो ऑटोमेन डिजीज का जो चक्रव्यूह था उससे बाहर निकाला। पर हेल्थ के बाद अब जब वेल्थ देने की बात है, देखो बिना वेल्थ के तो किसी का गुजारा होता नहीं अमीश भाई। और हमने पर इतनी वेल्थ, 4300 करोड़ का आप ये एफपीओ लेके आ रहे हैं, रुचि सोया का, इतनी वेल्थ, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो उसका जैसे कहते हैं ना, उस पूरे लड्डू का एक भोरा है। ये तो पहाड़ के सामने अभी चींटी है। अभी तो एक समृद्धि का शिखर हमें खड़ा करना है, और तभी तो भारत परम वैभवशाली बनेगा। और वो भी सबके योग करें, सहयोग करें, सहभागिता के साथ, स्वामित्व के साथ। तो शेयर होल्डिंग ये कोई जो है मंदी और तेजी का खेल नहीं है। लेकिन पीछे पड़ जाएंगे आपके लोग, बोलेंगे कि देखिए बाबा रामदेव जो है वो योगा भी सिखा रहे थे और अब एफपीओ भी लेके आ रहे हैं, दवाइयां भी बना रहे हैं, इस देश पे सब कुछ बाबा रामदेव ही कर लेंगे। तो मैं तो चाहता हूं सब करें, ना करना समस्या है। अमीश भाई, जो प्रमादी हैं वो देश पर भार हैं। यदि स्वामी रामदेव ने आज इसको इक्विटी मार्केट के, कैपिटल मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो जो है आज इन सेल्फ पतंजलि मेडिसिन और जो पतंजलि कॉस्मेटिक बोलो या हर्बल कॉस्मेटिक बोलो, पर्सनल केयर बोलो, केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा, ये सब हमने उधर रखा है। लेकिन हमने प्रिंसिपल भी ये तय किया कि रुचि सोया में जो एक एडिबल ऑयल कंपनी नहीं, वो तो है ही, वो भी उसका 10-12 हज़ार करोड़ का जो पूरा उसका टर्नओवर था, उसका टर्न अराउंड करके कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, पूरी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक पूरा एक इकाई 22 उसकी यूनिट थी, उसको हमने उठा करके आज डबल उसका हमने जो है टर्नओवर कर दिया। उसके एबिटा की बात करें तो 300 से 500 के बीच में घुमा करता था, वो करीब आज लगभग हमने 3 गुना कर दिया। तो और अब वो शायद 4 गुने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, बड़े आप आंकड़े कुछ दे रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना। आंकड़ा कुछ नहीं है, जो हकीकत मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो एक एडिबल कंपनी थी उसके अंदर अब पतंजलि का पूरा फूड पोलियो ट्रांसफर होगा। जी। तो फूड की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी। उसके अंदर हमने न्यूट्रास्यूटिकल स्टार्ट कर दिया, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा मल्टीविटामिन, पूरा कोलेजन, प्रास और सारे प्रोटीन पाउडर्स जो केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक खा रहे थे, उसकी जगह हमने एक सही चीज दे दी लोगों को। तो पतंजलि न्यूट्रास्यूटिकल्स कितना बड़ा 50,000 करोड़ का कारोबार है, बाजार है, उसमें भारत की भागीदारी बहुत कम थी। सारी एमएनसीज घुसी हुई थी, उनका एकाधिकार हमने खत्म कर दिया। अब मेरे भाई आमिश जी, 50,000 करोड़ का बाजार ही आने वाले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। उसमें यदि 5-10% से कम से मार्केट शेयर तो हमारा किसी भी फील्ड में है नहीं। हम तो वैसे भी नंबर 1 रहना पसंद करते हैं, 2 दर्जे का, 2 दर्जे का हमें रहना पसंद नहीं है। फिर इसमें पाम प्लांटेशन लाखों एकड़ का होने वाला है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का करीब हम इंडोनेशिया, मलेशिया से पाम ऑयल खरीदते हैं, वो नहीं खरीदना पड़ेगा। तो 4 तरह का पोर्टफोलियो जिस कंपनी के अंदर है, उसका आप मार्केट कैप बोलो कितना बड़ा होगा। अब लोगों के पेट में दर्द हो तो होने दो। अच्छा, लोगों को कपाल भाती करवा देंगे। अच्छा, उनको कपाल भारती करा देंगे, लेकिन कपाल भारती कराते कराते आपने कंपनी भी खरीद ली, इतना बड़ा ब्रांड बना लिया। किसके लिए? देश के लिए। सब कहते हैं आपने अपने लिए कराई। अच्छा देखो, कहने वाले तो कुछ भी कहें। अब जो एक है हमारे देश में ठलवे उनको कहते हैं। ठलवे ये नया शब्द है। ठलवे उनको कहते हैं जिनको कुछ करना नहीं और जो कुछ करे तो उसको कोसना। आपके मैं कई सारे इंटरव्यू कर चुका हूं, और जब मैं यहाँ इस चैनल में आया 6 साल पहले, उससे पहले जब मैं था तब भी बड़े सारे इंटरव्यू कर चुका हूं। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी कंपनी के सीईओ से बात कर रहा हूं जो कई सारे आंकड़े दे रहा है। तो ये आपका नया अवतार जो था
वो पिछले 2-3 साल से लोगों के बीच में आया, लेकिन अब फुल फ्लेज तरीके से आ गया है। आप स्टॉक मार्केट की भी बात कर रहे हैं। आज जो है एफपीओ ओपन हो गया, 28 तारीख तक क्लोज हो जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगी 4-5 तारीख तक। और एक ऐसी कंपनी होगी जिसका जो है 3300 करोड़ का इसमें डेट है, कंपनी में डेट फ्री कंपनी हो जाएगी जी। 0% डेट मेरा लक्ष्य है। और जिसको हम मतलब टर्म लोन तो हमारा 3300 करोड़ रुपये पूरा खत्म, फिर 0% वर्किंग कैपिटल पर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए का है। 0% डेट, 0% जो है इसके वर्किंग कैपिटल, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमारे अलग अलग 4 वर्टिकल मैंने बताए। इस 4300 करोड़ का बाबा रामदेव करेंगे क्या? इसीलिए मैं डेट रिटायर कर दिया एक स्टॉक में। जो बाकी बचेगा उसको कुछ को वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे, कुछ को पाम प्लांटेशन में यूज करेंगे। लोगों का भला कैसे होगा? बाबा को कोई ना बीबी ना बच्चे कि कहाँ लेकर के जाएंगे हम हमारा उद्देश्य है इन्वेस्टर्स का भला करना, जी जी, कंज्यूमर्स का भला करना, अच्छे प्रोडक्ट देना और राष्ट्र का भला करना। और फिर भी जो हमारे पास अर्थ बच जाएगा उसको आविश भाई परमार्थ में लगाना, इसके अलावा कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा, आप ब्रांड बाबा रामदेव को आप खड़ा कर रहे हैं। मैं भारत और भारतीयता का ब्रांड खड़ा कर रहा हूं, और जिन्होंने देश लूटा उनकी बैंड बजा रहा हूं। एक कश्मीर फाइल फिल्म बनी है जिसमें हिंदुओं का दर्द दिखाया गया है। कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया था, 32 साल पुराना दर्द दिखाया गया है। लेकिन एक ब्रिगेड को, जिस ब्रिगेड को आप भी बहुत चुभते हैं, ये फिल्म बड़ी चुभ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बर्बरतापूर्ण, एक बात बेरहमी के साथ, नाइंसाफ़ी के साथ, अलोकतांत्रिक तरीके से, एक मजहबी तौर पर लोगों में उन्माद पैदा करके जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बरता की, जो एक घनघोर पाप हुआ, वो सामने इस पिक्चर के माध्यम से लाया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री बोलो, इसके माध्यम से लाया गया, और ये एक हकीकत है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये उन्हीं लोगों की पेट में दर्द हो रहा है जिनको आपके एफपीओ से भी पेट में दर्द है। अरे वो एक एंटी नेशनल एलिमेंट है जो हिंदुस्तान में रहता है, यहीं की खाता है और यहीं हिंदुस्तान को गाली देता है। क्या आपको लगता है ये देश वाकई बदल रहा है, जहां पर कश्मीर फाइल जैसी फिल्म 200 करोड़ रुपए कर रही है? देश बदल रहा है। ये तो जो 4 स्टेट के अंदर एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ, कुछ लोगों ने ओबीसी, दलित, मुस्लिम और उनके साथ वनवासी और एक जो कम्युनिस्ट और जो है अलग प्रकार के एक सोच रखने वाले, एक थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, इंटरनेशनल एलिमेंट, वो एक नया गठजोड़ बनाना चाहते थे कि हम बात मैं किसी सरकार की नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का पक्ष ना विपक्ष, लेकिन एक बात जरूर है, भारत में रह करके भारत के लोगों को तोड़ने की बात करना, ये देश के साथ गद्दारी है, धोखा है, विश्वासघात है। अब ये नहीं होने वाला। अब हिंदुस्तान का ये जो पोलराइजेशन है, ये मजहबी तौर पर नहीं मैं मानता, मैं ये इसको किसी भी तरह से पॉलिटिकल तौर पर भी पोलराइजेशन नहीं मानता। अब भारत के लोग, लेकिन आप नहीं मानते, लेकिन विरोधी तो यही कहते हैं कि ये कश्मीर फाइल से भी ये विभाजनकारी नीति अपना रहे हैं। मुझे मतलब तो हर विषय पे यही आ जाता है। देखो क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है अमीश भाई, कई बार हमने पहले भी बात की, जनसंख्या नियंत्रण का कानून इस देश में बन जाए और एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड, ये तो होना ही है। अब ये 2024 के चुनाव में मोदी जी उससे पहले ये कानून ले आए तो शायद हो सकता है 80% देश उनको वोट कर दे। 80% में मोदी जी और 20 में बाकी रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देश की ज़रूरत है, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। 140 करोड़ की आबादी हो गई, 141 करोड़ के आसपास पहुंच गए, चाइना से हम ज़्यादा हो गए। अभी दुनिया की इतनी आबादी वाला देश जिसकी आबादी हम झेल नहीं सकते, ना उतना हमारे पास में खाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, खाने पीने की सामग्री है, ना चलने के लिए सड़कें है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है। क्या है हमारे पास? क्यों बच्चे पैदा किए जा रहे हैं? अरे बाबा की तरह अकेले रहो, लाखों लोगों को हमने रोजगार दे दिया, करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, 5 को और दे देंगे। हम स्वास्थ्य दे रहे हैं, समृद्धि दे रहे हैं, खुशहाली दे रहे हैं, देश में राष्ट्रवाद का, अध्यात्मवाद का और एक अलग जगह है। और हर कोई आपकी तरह सन्यासी तो नहीं है ना? अरे नहीं है तो 1-2 बच्चे पैदा कर लो, कोई जरूरी है फौज पैदा करना? अब जो फौज पैदा कर रहे हैं उनको क्या करिएगा? इसलिए कहता हूँ सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए कि भाई आप देश, चाइना तो एक बिना पंथ को मानने वाला देश है, उसने भी तो कानून बनाया था। जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है, क्योंकि आपने बोला कि 4 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई है, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश में एक भगवाधारी योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बन रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? अभिनंदन। और हमारे से तो आयु में छोटे ही हैं,
तो हमारे लिए तो छोटे भाई हैं, हमारे योगी हैं, हमारे तो मतलब योग परंपरा के गौरव हैं। ये सफरेन से तकलीफ क्यों होती है? हमारे एक अंजुम बिलाखिया जी, उन्होंने बोला मेरे को 100 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना है। मैंने कहा भाई अभी, क्योंकि हमने 3000 करोड़ से ज़्यादा इन लोगों ने ऑफर किए थे, एक मर्यादा में 1290 करोड़ से ज़्यादा नहीं ले सकते थे। हमारे साथ जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, उनके पिता पूर्ण गांधीवादी है, गाय का दूध पीते हैं, कोई उनके घर में नॉनवेज नहीं खाते। जो अच्छे लोग हैं मुसलमानों में, जो अच्छे लोग हैं हिंदुओं में, जो अच्छे लोग हैं सिख जैनों में, बौद्धों में, जो अच्छे लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी जान, वो हमको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये सफरीन कलर ही चुभता है, ऐसी तैसी। ये क्या मतलब हुआ? क्यों उनको मैं सनातन से क्यों समस्या है, उनको सन्यास से क्यों समस्या है? लोगों को भगवा चुभता है। मैं बताता हूं, इस देश में पहला भगवाधारी सीएम बना, इस देश में पहला भगवाधारी जो है वो इतना बड़ा कॉर्पोरेट शेयर मार्केट बाबा बन गया, पहली बार शेयर मार्केट में पहली बार एक भगवा कपड़े डाल के व्यक्ति जाएगा और बाजार में, स्टॉक मार्केट में बोलेगा, एफपीओ लेकर आएगा। तो बताइए क्यों नहीं चिढ़ेंगे? क्यों नहीं चिढ़ेंगे? इनको ये तो मेरे से सीख लो ना कि भाई मेरे पास जो कुछ है ये मेरा, जिस दिन से मैंने होश संभाली है और मेरा 30 सालों का सार्वजनिक जीवन पूरी दुनिया के सामने, मैंने कहा था मेरा 1 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं होगा, मेरे पास जो भी अर्थ होगा वो परमार्थ के लिए होगा, और वो हमने करके दिखा दिया। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी को एक शिखर पर चढ़ा दिया। भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा, ये हमारा ध्येय है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सनातन का झंडा गाड़ेंगे अमीश भाई, और वो भी प्रामाणिकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ, और बिना नफरत का जहर घोले सारे संसार के कल्याण के लिए। आपने नफरत की बात करी, हिजाब का एक विषय आया कर्नाटक के अंदर जिसपे हाई कोर्ट का फैसला आया, और उसके बाद उन हाई कोर्ट के जजेस को धमकी भी तमिलनाडु में 2 लड़कों ने दी, उनको बाद में अरेस्ट भी कर लिया। हिजाब, क्या आपको लगता है कि स्कूल में हिजाब डाल के जाना चाहिए? देखो, ये जो सारी जो भारतीय व्यवस्था का ताना बाना है ना, ये मजहबी उन्माद से परे होना चाहिए। आपने हिंदुत्व के ऊपर राहुल गांधी के बारे में एक, उन्होंने बोला बावले हो गए हैं, आपने बोला बावले हो गए हैं, ये हिंदुत्व के बारे में कुछ जानते नहीं है और बोलते रहते हैं। लेकिन इन 5 राज्यों के अंदर पंजाब में उनका एक शासन था, वहां पर भी नहीं आया। बावलापन तो साबित हो गया ना। तो क्या राहुल जी, देखो मैं किसी व्यक्ति के बारे में, कांग्रेस की परफॉर्मेंस के बारे में, पैदा हुए ना वहां कोई ऐसी बात बोले ना, भाई हिंदू और हिंदुत्व में कोई फर्क ही नहीं, भाई ऐसी कोई बात करे तो बावड़ा है। देखिए, आप पॉलिटिकल विश्लेषण भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये जो बीजेपी की जीत हुई, चलिए ये तो हम सबको पता है कि क्या इसके पीछे कारण रहे, लेकिन कांग्रेस की हार क्यों हुई? और सिर्फ बीजेपी से नहीं हार रही कांग्रेस, अब तो एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी से भी हार रही है। दरअसल जहां जहां कांग्रेस बहुत कमजोर हो जाएगी वहां आम आदमी पार्टी का उदय होगा। ये कांग्रेस का कहो नया अवतार है या राजनीति का नया अवतार होगा। जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर होगी वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। और मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति में पक्ष विपक्ष रहने चाहिए, लेकिन जो सत्ता में लोग रहते हैं उनको संवैधानिक मूल्यों का, मानवीय मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, और देश को कम से कम आने वाले 25, 50, 100 वर्षों की योजनाओं के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। अमीश भाई, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं देखता हूँ आप रोज़ जो है एकदम पूरे जज्बात के साथ, शौर्य, वीरता और पराक्रम के साथ राष्ट्र हित के मुद्दों पर लड़ते हैं, अपनी बात पूरी हिम्मत के साथ रखते हैं। आपकी निर्भीकता को भी मैं सलाम करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव।